और तमाम मेहमान हमारे साथ तो मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। अवधेश जी, एक तरफ हम ये देखते हैं कि सरकार की तरफ से पूरी छूट जो है एक तरह से दी गई सेना को कि वो जो चाहे जिस तरह से चाहे कर सकते हैं, और ऐसे में फिर हमारी एयरफोर्स ने वो कर भी दिखाया। सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी चाहे हम बात करें करगिल के दौर की हम बात करें या फिर 26/11 की हम बात करें, तब भी इस तरह की परमिशंस मांगी गई थी, लेकिन कभी इस तरह की परमिशंस नहीं दी गई। अब जबकि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया है कि उसने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसको अभी हमने देखा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने माना कि किस तरह से किया गया है, और हो सकता है कि हमारा जो एक पायलट है वो उनके पास मौजूद हो। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है आगे? देखिए, करगिल और 26/11 दोनों में अंतर था। करगिल एक बाजाबता युद्ध था, लेकिन उसमें इतना ही था कि वो घोषित युद्ध नहीं हो, इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली जो है क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी कि हम अपने मारेंगे। उसमें एयरफोर्स वर्क कर रही थी, ऐसा नहीं था। एयरफोर्स वर्क कर रही थी, तभी तो उस पार हमारा पाया गया एक प्लेन क्रैश हुआ और सौरभ कालिया उस पार गिरे, फिर सौरभ कालिया के साथ टॉर्चरिंग हुई उसमें। वो इसलिए नहीं था कि हमको कोई भय था। हम इसको पूर्ण युद्ध में, संपूर्ण कंप्लीट वार में उसको नहीं चेंज करना चाहते थे, और उसके अलग अलग कारण थे उस समय। इस समय का सिचुएशन है कि देखिए, किसी भी देश में भारत की सेना पाकिस्तान की सेना नहीं है। यहां पॉलिटिकल लीडरशिप एक ऑब्जेक्टिव तय करता है। वो ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया जाता है आर्मी को, उसमें जो भी हो, एयरफोर्स, हमारे पूरे सेना को वो दिया जाता है। सेना उसको मूर्त रूप देती है। अब उसमें तो पूरी छूट नहीं रहेगी तो सेना थोड़े काम करेगी, वो तो पूरी छूट है। लेकिन इस छूट का मतलब यह है कि हमारे देश में अभी तक ये साफ नहीं किया गया, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि देश ने इसके ये 3 जगह बम गिराने के बाद, ध्वस्त करने के बाद इसका रिएक्शंस कैसा होगा, उस रिएक्शन का रिप्लाई कैसे करेंगे, उसको लेके भी अपना एक ऑब्जेक्टिव तैयार रखा होगा। तो इसलिए आगे क्या होगा ये ना हमारे हाथ में ना आगे के हाथ में। इस समय तो यह है कि भारत जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, हमारा पायलट पहले सुरक्षित रहे, और सुरक्षित रहने के साथ पाकिस्तान को कैसे फिर से जवाब दिया जाए वो भी कोशिश की जा रही होगी। इंटरनेशनल लेवल पर भी अंदर से जो है जो कुछ हुआ होगा, अगर वो शायद वो भी जानकारी जो है डिप्लोमेटिक लेवल पर दी जा रही होगी, ये सब होगा। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें विशेष बात यह थी कि आज उसमें एक ब्रिगेडियर को भी बैठाया गया था, यद्यपि उनको बोलने की बात नहीं की गई। तो ये एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी। कल तक तो यह था कि हमारी जो कार्रवाई है इसमें सैनिक शामिल जरूर है, लेकिन एक सैनिक कार्रवाई नहीं है, ये इसलिए वो डिप्लोमेटिकली डील किया गया है। लेकिन आज वहां बैठा मार्शल को बैठा करके ये संकेत दिया गया है कि अब ये डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्रीली भी जो है संभावना इसकी बन रही है कि पाकिस्तान जो है अपने को अगर पीछे नहीं खींचता है तो ये उनके बैठाने का जो इंडिकेशन है वो है। अब आगे मेरे से अगर कोई पूछे, लोग कहते हैं वार मॉन्गरिंग, वार करेंगे तो लोग मर जाएंगे। लोग तो मरेंगे ही, लेकिन आखिर पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का हमारे पास अब चारा क्या बचा हुआ है आज न कल? तो असल तो ऑब्जेक्टिव वहां है, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि सरकार ने उतना दूर तक सोचा होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान कंपेल करता है तो अब अगर कोई युद्ध होती है या जंग होता है और बाकी होता है, तो ये तो बड़ा टारगेट रहेगा कि सारी समस्या की जड़ वही है। पीओके को इंड हो गया, भारत में मिल गया, तो न उनके आने का रास्ता रहेगा, न उनके बोलने का रास्ता रहेगा, न आतंकवादी वहां पैदा कर सकेंगे। बाकी तो ये है, ये आगे अगर करेंगे तो ये लंबा युद्ध होगा। ये जी एस.के. वर्मा जी, जिस तरह से अभी अवधेश जी कह रहे हैं कि अगर एयर मार्शल को वहां पर बिठाया गया है साथ में, इससे पहले जो हमने देखा था जब इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तब उसमें वो मौजूद नहीं थे। मैं आपकी भावनाओं को कहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ। मेरा बहुत स्पष्ट मैं ब्यूरोक्रेट भी रहा हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्टली कह सकता हूँ इस बात को कि एयर स्ट्राइक की है हमने, कल परसों एयर स्ट्राइक की है, आज भी जो हुआ है वो एयरफोर्स का एंगेजमेंट हुआ है। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्निकली कोई हमसे अशुद्ध बात ना निकल जाए, उसके लिए हमने एयर वाइस मार्शल को वहां बैठाया है। ये सिग्नल देने के लिए नहीं बैठाया है कि हम सीधे सीधे वार में लिखा हुआ नहीं, वार में जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर देगा तो रिप्लाई, रिटर्न स्टेटमेंट था, रिटर्न स्टेटमेंट अंदर से नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट आप तो पढ़े हैं, ब्यूरोक्रेट हैं हम लोग, रिटर्न स्टेटमेंट तैयार होके आया था, क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं था। मैं फिर भी कहता हूं कि रिटर्न स्टेटमेंट हो या कोई भी हो,
मैं अगर फाइनेंस के बारे में कहीं कुछ बोल रहा हूं, बड़ा ही रिटर्न स्टेटमेंट है, मैं अपनी सपोर्ट के लिए फाइनेंस के किसी ऑफिसर को बैठाता हूं साथ में कि भाई अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होने लगे, कहीं कोई क्वेश्चन, मैं चलिए इस पर, ये मुद्दा भी नहीं है, इस पर हम कोई ज्यादा बहस भी ना करें। बात तो सीधी सीधी ये है कि हमने एक एयर स्ट्राइक की, बहुत सफल एयर स्ट्राइक की, हमें अपने जाबाजों पर भी गर्व है। साथ ही हमने पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसकी करीब करीब कमर तोड़ दी। पाकिस्तान बौखलाहट में छोटे मोटे एक्ट इस समय कर रहा है। सीधे वार पे जाने की ना तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ना ही उसकी ताकत है। ताकत की भी मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास तो ताकत के नाम पर उससे बहुत ज्यादा ताकत है, न्यूक्लियर पावर वो भी है, हम भी है, लेकिन हम तो सबमरीन में भी न्यूक्लियर पावर लिए हुए हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि कहां से छुटी और तबाह हो जाएगा पूरा देश। तो उसको उनको सबको पता है, इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर भी पता है, ट्रंप को भी पता है। ताकतवर होने के बावजूद भी हम हम्बल हैं। हम हम्बल हैं, हमें इस पर फख्र है, लेकिन हम बार बार ये नहीं बताते हैं कि हम भी ये हैं, हम भी ये हैं। आप जिस तरह से पाकिस्तान करता है, इंटरनेशनली लेवल पे भी ये मालूम है सबको कि अगर ये वार हुआ तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा और उसके जो भी उसको सलाहकार होंगे, अच्छी सलाह तो सभी दे सकते हैं, अमेरिका भी उसको यही सलाह दे रहा है, चाइना भी उसको यही सलाह दे रहा है कि डोंट गो ऑन वार। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि बातचीत शुरू करिए, आप बातचीत करिए। लेकिन उसके बावजूद एक चुनी हुई सरकार है वहां पर, ठीक है, वो कठपुतली है वहां के ISI की और आर्मी की, उसके बावजूद चुनी तो गई है। तो पब्लिक का एक प्रेशर चुनी हुई सरकार पर सदा बना रहता है और उसी को डाइल्यूट करने के लिए पाकिस्तान रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी नहीं करेगा, 15 दिन बाद करेगा, लेकिन वहां की पब्लिक को ये मैसेज जरूर देना चाहेगा कि वी आर नो कावर्ड, और हम पे जो हमला किया गया था हमने उसका कुछ ना कुछ जवाब दिया। जी, उन्होंने जो बता रहे थे आपने लास्ट में, वो बहुत अहम बात बताया, प्लेइंग टू द गैलरी। गैलरी में सब पाकिस्तानी आम जनता बैठे हुए हैं, उसको लिए गैलरी। आज देखिए, कल इतना कुछ हुआ, सब मीटिंग हुआ। प्लेइंग टू द गैलरी चीज पहले किया सुबह 10 बजे इमरान खान जी। आप जैसे बता रहे हैं ना, नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA, उसका एक मीटिंग बुलाया था। NCA हुआ है क्या? न्यूक्लियर पावर कमांड। NCA क्या है? न्यूक्लियर पावर कमांड। इसका लिए हमको 2 मिनट देंगे तो हम थोड़ा सा बताता हूँ। 1998 में हम पोखरण जब किया, उसका 2 दिन बाद उन्होंने छगुआ से उन्होंने भी 5 बम फटाया। उसका बाद सारा मुल्क बोलने लगा दैट ये पाकिस्तान न्यूक्लियर मैड नेशन हो जाए, बन जाएगा। उसका बाद वो पुतली कैसे खेलना है, कब बटन दबाना है, इसका कुछ नहीं पता। तो पाकिस्तान ने भी एक, परवेज मुशर्रफ जी थे उस टाइम में, नवाज शरीफ साहब चले गए, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बना लिया। हमारा भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सॉलिड डॉक्ट्रिन बनाया जो आज भी है। उसका लेखक ब्रिजेश मिश्रा ही था। दैट नो फर्स्ट यूज, वी विल नॉट यूज द एटॉमिक ऑप्शन और द न्यूक्लियर ऑप्शन फर्स्ट, वी विल नॉट। लेकिन हमारे ऊपर कोई करेगा तो हम जवाब छोड़ेंगे नहीं, हम उसको, हमारा रिटेलिएशन से कोई क्वांटम नहीं होगा। उसका बाद पाकिस्तान ने किया क्या है, ये बहुत अहम बात है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तो है ही, उसका प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, उसमें एयर चीफ है, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, सिविलियन गवर्नमेंट्स, ऑपोजिशन लीडर, कोई बोलता है उसमें मौलाना भी है, टेररिस्ट भी है, एक एक करके। एनीवे, नेशनल उस टाइम में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का कमांड में कुछ उन्होंने छोटा छोटा न्यूक्लियर बम बना, जैसे सब किलोटन न्यूक्लियर बम जिसको बोलते हैं, उसको पास ये छोटा छोटा खिलौना टाइप बना, बट दे आर न्यूक्लियर, दे आर ऑल फिशन बम्स, दे आर ऑल यूरेनियम 238। तो कोई मुल्क सोचता है ये न्यूक्लियर मैडनेस में छोटा एक ना लगा दे, तो इसीलिए प्लेइंग टू द गैलरी, नथिंग न्यूक्लियर अबाउट इट, but they held a meeting of the national command authority just to show, just to show। उसका बाद उन्होंने थोड़ा सा एयर एक्शन कर लिया, करके चिल्ला रहे हैं देखो हमने जो एयर एक्शन किया है। और उसके बाद दिन का टाइम में किया, कोई छुपाने का कुछ नहीं है। और वो हमने
कोई सिविलियन एक्शन के ऊपर नहीं किया। हम लोगों ने जैसे बोला, हमने कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं लिया, हमने इसे नॉन मिलिट्री टारगेट, उन्होंने नॉन मिलिट्री टारगेट नहीं बोल रहा है, उन्होंने सवेरे जो स्टेटमेंट आया आफ्टर टेकिंग द एक्शंस, वी हैव टेकन एक्शंस in the non-civilian area so that there is no civilian casualty, so we have taken on some military targets. ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो उन्होंने अपना आदमी के लिए, आम के लिए, मुंह बचाने के लिए, सिर बचाने के लिए, जो भी बचाने के लिए ये कुछ किया है। और थोड़े दिन के लिए उनके मुद्दे भी डाइवर्ट हो गए ना, वहां पर किस तरह से बेरोजगारी, करप्शन और जिस नए पाकिस्तान के वादे के साथ इमरान खान आए थे, वो वादा तो अभी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान ये वाला नया पाकिस्तान है, देखिए कि हमने जो है वहां जाके क्या किया है, ये नया पाकिस्तान उन्होंने दिखाने की दरअसल कोशिश की है। तो उन्होंने भी जो है एक तरह से कहें कि मुद्दे डाइवर्ट कर लिए हैं कुछ दिन के लिए अपने यहाँ पर, और अब वहां का जो पूरा मीडिया है वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बदला ले लिया गया है। लेकिन एनपी सिंह साहब, ये भी देखने वाली बात है कि जब ये कहा जाए, पहले जब तक एयर स्ट्राइक हमारी तरफ से नहीं हुई थी, जब इमरान खान सामने आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की वॉर हो, पीस होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस तमाम तरह के उन्होंने नाटक किए थे। उसके बाद हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक हुई, अब उन्होंने जिस तरह से हमारे साथ करने की कोशिश की है, अब भी हम देखें तो जो उनके आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, अमन होना चाहिए। इसे किस तरह से देखा जाए? आई मीन व्हाट वी नीड टू रियली लर्न बिटवीन द लाइन। पाकिस्तान की बहुत क्लियर रहा है पॉलिसी कि जो आतंकवादी हैं उनका एडवांटेज लेके डिस्टेबलाइज करना, और बेसिकली 71 के जो डिवीजन हुआ, जो बांग्लादेश बना, उसके बाद से आर्मी को जब सरेंडर करना पड़ा था इतनी बड़ी नंबर में, वो उनके दिल में ऐसा वो है, वो आर्मी इज डिटरमाइंड एक्चुअली, इवन सिविलियन पीपल्स एंड दे आर नॉट इन दैट मच फेवर। उन्हें तो वहां उस तरह से मिसगाइड करके और बार बार वो करके किया जाता है, उन्हें है कि हमें इसे अलग करना है। तो वो एक एजेंडा रन करते हैं और उसकी फंडिंग भी कहीं से होती रहती है, और पाकिस्तान एक तरफ दिखाने की कोशिश करता है, जो गवर्नमेंट है उनकी, उसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बातचीत करने के लिए तैयार है तो इंडिया ने बहुत पहले से बहुत क्लियर साफ शब्दों में कहा हुआ है कि आप आतंकवाद पे लगाम कसो, उसे अपनी जमीन से ऑपरेट कराना और नेबर कंट्री के अगेंस्ट यूज करना बंद करा दीजिए। अगर वो उतना कर लेते हैं तो बातचीत करने में कोई नुकसान ही नहीं है। इंडिया हमेशा बातचीत करने के लिए रेडी रहा है, लेकिन कहां आके अटक गए कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगी। अब हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं, बिल्कुल क्लियर जो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी रही है कि भाई हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, बट अगर हमें छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, एंड वो अब चरितार्थ होता नजर आ रहा है। वी आर रेडी, आवर आर्म्ड फोर्सेज वर रेडी ऑलवेज। अब हमारे पास टुडे, आज जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन एज में, टुडे वी हैव एक्सेस टू लॉट मच इंफॉर्मेशन देन बिफोर। सब कुछ स्ट्रांग होने के बावजूद आज हम चीजों को पिन पॉइंट कर सकते हैं। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, हमारा कोलैबोरेशन, हमारी सामरिक सहभागिता डेवलप्ड कंट्री के साथ जो बहुत बड़े हैं, वी कैन फाइंड आउट, जो जेटली साहब ने बोला है वो बहुत क्लियरली, बहुत सही बोला है। आज हम भी उस टारगेट को पिन पॉइंट करके वी कैन ऑल्सो अटैक, वी कैन ऑल्सो कैच, वी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय। बिल्कुल। सो टुडे थिंग्स आर डिफरेंट, वो बोलते रहेंगे उस तरह से। अब ये लग रहा है, अब देश जी अगर ये भी देखें कि अगर वॉर होती भी है तो हो सकता है वॉर करने के जो तरीके होते हैं वो भी अब बदल चुके हैं पूरी तरीके से। जो पहले हुआ करता था और जो अब होता है उसमें जमीन आसमान का अब फर्क भी है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को भी देखने की जरूरत है। और जिस तरह से अभी सिंह साहब भी बता रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने किया और अरुण जेटली ने जिस तरफ इशारा किया, ऐसा हिंदुस्तान की तरफ से भी किया जा सकता है कि हम हाफिज सईद, जिसको हम 26/11 से लगातार हम पाकिस्तान को डोजियर पर डोजियर सौंप रहे हैं, लगातार हम इंटरनेशनल दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। चाहे हम मसूद अजहर की बात करें, क्या पिन पॉइंट करके इस तरह से नहीं किया जा सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा है कि देखिए पाकिस्तान की स्थिति को समझ लीजिए। इकोनॉमिकली तो सब लोग करे, आज उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $6 बिलियन के आसपास है, हमारे पास $418 है। उनसे हम करीब 8-9 गुना बड़ी हमारी इकोनॉमी है। अब देखिए बेमानी है कंपैरिजन करना, रहने दीजिए, इसलिए कह रहा हूँ रहने दीजिए जी। क्या पाकिस्तान एक साथ कई फ्रंट पर वार करेगा? अफगानिस्तान में पाकिस्तान के टेररिस्ट जाके अटैक कर रहे हैं, और अफगानिस्तान का कल का जो बयान है
वो भले नहीं कहा कि भारत ने बहुत ठीक कर दिया है, मैं उसके साथ हूं, लेकिन वो एक प्रकार से भारत के एक्शन का सपोर्ट है। वो उसने जो कहा बड़ा एक्शन हुआ है। ये ईरान जो है उसका एक पड़ोसी है। ईरान ने कहा कि हमारे नेशनल गार्ड पर जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट आकर के हमला किए हैं, जिसमें मारे गए थे। आपका 14 के पहले 13 को हुआ है। तो दो बड़े फ्रंट उसके सामने है। पाकिस्तान कहां करेगा? जो न्यूक्लियर, क्या आदमी वो इस ढंग से पागल होकर के क्या न्यूक्लियर तक पहुंच जाएगा? ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये जो आप पूछ रही हैं कि देखिए, ऐसा है कि जो भी मुद्दे और विवाद होते हैं उसका समाधान उसके ही तरीके से हमेशा होता है। हमारे यहाँ मतलब हम हिंदुओं का एक महाभारत का ग्रंथ है, उसमें कृष्ण ने युद्ध को टालने की बड़ी कोशिश की, स्वयं शांति प्रस्ताव लेके गए, अंत में कहे कि नहीं 5 गांव दे दो यार, बाकी सब ले लो, लेकिन फिर भी अंत में कोई उपाय नहीं हुआ और वार हो गया। हम सब लोग जानते हैं कि युद्ध के साथ एक विनाश आता है, वो विनाश दोनों तरफ होगा, इसलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है, युद्ध मजबूरी है। लेकिन अगर धीरे धीरे ये एस्केलेट करता गया, अगर उन्होंने 2 भेजा है, हमारे 2 मर गए हैं, तो भारत में भी गुस्सा है, तो आगे कुछ भी हो सकता है उसमें, जाहिर सी बात लेकिन है। जैसे आप अगर वहां पहुंच गए खैबर पख्तूनख्वा में, तो हाफिज सईद का मुरीद के तो भारत के बिल्कुल पास है, बहावलपुर भी पास है पंजाब में, तो वहां भी हम जाके कार्रवाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत को शायद अगर पाकिस्तान मजबूर करेगा तो वो भी करके एक एयर स्ट्राइक करके दिखाने की जो बता सकती है कि देखो, और करोगे तो हम तो यही करेंगे। तो उत्पल साहब, अब नेक्स्ट टारगेट भावलपुर नहीं होना चाहिए? देखिए, वही बात हो रहा था जी। आज सुबेरे एक पाकिस्तान टीवी में उनका एक बैरिस्टर हमीद भसीन, उन्होंने बोल रहा था, ये आपका ही भाषा बोल रहे थे, बोले देखो कभी कोई कुछ अटैक होता तो आप लोग बोलते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो अभी इमरान खान जी भी और एक्शनेबल इंटेलिजेंस शुरू किया। बोला ये अटैक तो आपको भी पता है, जैसे मोहम्मद करा था तो मसूद अजहर, लश्कर तैयबा जैसा भावलपुर जाने मांगता हाफिज सईद, और हिजबुल मुजाहिदीन है तो सलाउद्दीन। इस तीनों का क्या बैकग्राउंड है? मसूद अजहर को आप लाए थे कंधार का उस मामले में, इंडिया में पकड़े गए थे, टेररिस्ट एक्टिविटी थे, जेल में था, आपको इधर आया, आप बोल रहे हैं वो क्या मद्रासा खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, ये कोई वर्ल्ड कम्युनिटी कोई विश्वास? और आप ये देखें कि उस मदरसे में वो क्या पढ़ाते होंगे, और वहां से जो बच्चे निकल कर आएंगे वो आगे चलकर क्या बनेंगे, और फिर उस पर ये कहा जाए कि फलाह इंसानियत, तो नाम देखिए कितने बेहतरीन तरीके से रखे जाते हैं, और उसके पीछे किया क्या जाता है। जो बोला ये कोई इंडिया का बात छोड़िए, कोई वर्ल्ड में कोई इसको विश्वास करेंगे? बिल्कुल। इसीलिए तो हाफिज सईद को सब कोई यूएनए से, और आप इसमें भी आप डबल चेहरा देखिए उत्पल जी के, ये कहा गया कि उसकी हाफिज सईद के ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 बंद कर दी गई, और फिर उसके बाद किसी और नाम से उन्हीं के अखबार ने इंकशाफ किया। ये मुशर्रफ साहब ने जब वाजपेयी जी ने 10 महीने तक जब सैनिकों को जो है रखा एकदम डिप्लॉयमेंट की स्थिति में, तो मुशर्रफ ने पहले तो थे लेकिन बाद में दबाव में आए, और उन्होंने ये सब बैन उन्हीं का किया हुआ है जी। वो जो लश्कर तैयबा, सिपाही साहबा सबको बैन किया, कहा कि नया खुलेगा नहीं, मदरसों का रजिस्ट्रेशन होगा, सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट रहेगा, ये सब वो करके गए थे। लेकिन उनके समय ही फिर ये हो गए। हालांकि तब जब भी मुशर्रफ जब तक रहे उन्होंने कोशिश की कि एस्केलेशन नहीं हो, वो बिल्कुल जिसको युद्ध विराम कहते हैं वो समझौते का उन्होंने 2003 के बाद पालन किया है। आज वो स्थिति नहीं है। इस समय का सिचुएशन है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने जब शाह महमूद कुरैशी, उसका बयान है कि हमने फोन करके कहा शाह महमूद कुरैशी को, भारत ने जो है बिल्कुल आतंकवाद के टेररिस्टों के खिलाफ एक्शन उठाया है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी रुकिए। बयान है कि हमने ये कहा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को इन्होंने फोन किया था शाह महमूद कुरैशी ने, उसने कहा कि नहीं, आपके यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी आप खत्म करिए। ये जापान जाने वाले थे, वहां के विदेश मंत्री को इन्होंने फोन किया कि हम नहीं आ रहे हैं और आप भी इसमें मदद करिए। उसने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब आप जो है टेररिस्ट एक्टिविटी रोकी है। तो इन्होंने जहां जहां आज इतने मजबूर हो गए कि अब इनको कहना पड़ रहा है कि हम ओआईसी में मैं नहीं जाऊंगा। तो जो डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड लेवल पर अगर पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाता है, इकोनॉमी फाइनेंशियली वीक हो जाता है, और 3-3 उसके सामने फ्रंट है, ऐसा देश अगर युद्ध करने का दुस्साहस करेगा तो उसकी क्या दशा होगी? क्या इमरान खान को और बाजवा को यह पता नहीं है जी? और यही वजह है अवधेश जी, बार बार आके ये कहा जा रहा है, ये नर्वसनेस, घबराहट ही है जो बार बार आके ये कहा जा रहा है कि वी डोंट वांट वॉर, हम नहीं चाहते
चाहते हैं वॉर, वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े वो अमन परस्त बनकर वो सामने आ रहे हैं या दुनिया को वो दिखाना चाह रहे हैं हम कितने अमन परस्त हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जंग और दुनिया को। देखिए पाकिस्तान की जो आर्मी है जी, पाकिस्तान में बाकी संस्थाएं भले कंगाल हों, इतना स्वीकार करना, पाकिस्तान की आर्मी हमसे छोटी है, उसके पास ऑपरेटर्स भी हमसे कम है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है वहां उसकी ताकत है, वो थोड़े समय के लिए वो कर सकते हैं कुछ, लंबे समय के वार में नहीं टिकेंगे। लेकिन इस समय पाकिस्तान, लेकिन अवधेश जी अमन के नाम पर आप ये भी तो देखें, हालत खराब है सब, लेकिन अभी भी आर्मी के पास उसका फाइनेंस भी अवेलेबल है, उसको। लेकिन आप ये भी तो देखें सऊदी अरब का उसके आर्मी को बहुत सारा जो फाइनेंसिंग है सऊदी अरब भी करती है, थोड़ा बहुत संयुक्त अरब अमीरात करता है, कई जगहों से है वो आती है, तो इसलिए उसके आर्मी के पास कुछ दिनों तक तो वो फाइट कर सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि हमारा तो तुमसे दुगना तो हमारा केवल सेना है, उसके बाद अगर बीएसएफ ले लो, उसके बाद अगर आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ले लो, आप सीआरपीएफ ले लो, सारे मिला दीजिए तो हम तो उसके 4 गुना हो जाते हैं जी। जाहिर सी बात है। और जिस तरह से वो अमन की बार बात करने की कोशिश कर रहा है, नर्वसनेस की घबराहट जो दिख रही है, और वो पूरे दुनिया में भी तो ये दिखाएगा ना, अपना एक मुखौटा दिखाएगा, आखिर फिर उसमें अपना फेस किस तरह से बचाएगा। और आप ये देखिए वर्मा साहब की अगर हम देखें ओआईसी में स्पेशल गेस्ट के तौर पर सुषमा स्वराज को बुलाया गया है, पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी दिखाई, उन्होंने कहा कि उनको ना बुलाया जाए, उसके बाद भी उनको वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। तो आप ये देखें इस्लामिक कंट्रीज में भी हिंदुस्तान का दबदबा और पाकिस्तान की हालत आप ये देखें, क्योंकि तमाम मुल्कों को पता है कि किससे डिप्लोमेटिक टाइज रखने से क्या फायदा है, ये तमाम मुल्कों को पता है, पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी पता है। ये देखिए इंटरनेशनली करीब करीब सभी कंट्रीज को ये मालूम है कि पाकिस्तान की धरती पर टेररिज्म पनप रहा है, वहीं से ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से उसको यूज कहाँ किया जाता है। मतलब अभी ये तो नहीं मैं कह सकता कि ईरान में यूज किया गया, मेन है अफगानिस्तान एंड एज वेल एज इंडिया। इन 2 कंट्रीज में जो टेररिज्म की एक्टिविटी है वो सब स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है, एंड ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द इंटरनेशनल फोरम वहां पर ये चीज सबको सर्वविदित है। ठीक है, हम पाकिस्तान मैं फिर आपकी बात से सहमत हूं साहब, जो के पाकिस्तान की सेना को हम कम नहीं आंक सकते, हमारी सेना काफी बड़ी है। अगर इराक जैसा कंट्री अमेरिका से 2 महीने तक युद्ध लड़ सकता है, बिल्कुल, तो इंडिया और पाकिस्तान में भी अगर युद्ध होगा तो वो कम से कम 4-5-6 महीने चलने वाला है निर्णायक रूप में, और वो दोनों की मतलब बिल्कुल दोनों को आर्थिक रूप से बिल्कुल तोड़ देगा। ये पाकिस्तान भी जानता है, वो टूटा हुआ है, ऑलरेडी टूटा हुआ है। मतलब हमारी तो फिर भी इकोनॉमिकल कंडीशन विश्व में 6ठे नंबर की बताई जाती है, और हम 5वें पे जाने वाले हैं, फ्रांस को क्रॉस करने वाले हैं, तो हम तो काफी हद तक सस्टेन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान युद्ध अगर विकल्प के रूप में युद्ध को चुनता है तो वो करीब करीब तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा वो कंट्री। लेकिन इतना भी है कि अपने लोगों को शांत करने के लिए, अपना चेहरा बचाए रखने के लिए दे विल ट्राई कि हम उसको कोई ऐसा मौका दें। अभी हमने मौका नहीं दिया है, अभी हमने एक्ट करने के बावजूद मौका नहीं दिया। एसके वर्मा साहब, लेकिन अब अगर देखिए अभी उनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछा था बीच में, जेटली साहब जिसको कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं। ये पिछले 1 महीने से चौकन्ने हैं, जिस दिन से आपका वो हुआ है, इन्होंने उनके जो मेन एस्टेब्लिशमेंट है उनको अपने आर्मी बेस कैंप में बदल लिया है। यूसुफ अजहर को या फलाने को, सबको, हाफिज जी को उन कैंपों में रखा हुआ है। दे विल मतलब अगर हम कोई इस तरह का एक्शन लेते, 10 साल तो लग गए थे अमेरिका को लादेन को एलिमिनेट करने में, 10 साल लगे अमेरिका जैसी कंट्री को हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध का सीधे सीधे मौका मिल जाएगा अगर हमने उनके किसी बेस कैंप पर। क्या आपको लग रहा है कि कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि लेकिन ठंडा करके? हाँ करिए, कर सकते हैं, मैं आई एम 100% श्योर कि किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन आज की कंडीशन में नहीं। इसको आप कर लेते 4 महीने पहले कर लेते जी, अभी 6 महीने बाद जो शांत हो जाए तब कर लीजिए जी। एलिमिनेट किया जा सकता है जबकि वो आम पब्लिक के रूप में बाहर हों। आज की डेट में तो उसने अपने मेन जितने टेररिस्ट हैं, मुखिया हैं जो टेररिस्ट के, उनको आइदर तो मस्जिद धर्म के नाम पर छुपाया, या मैंने पढ़ा ही है मीडिया में, देखा ही है पाकिस्तान मीडिया में, या उन्होंने उसको आर्मी बेस कैंप में
ले गए हैं जी, एक तरह से कहते हैं महफूज कर दिया है। महफूज कर दिया। हाँ। जैसे हमने जब वो किया था लॉन्च पैड, इनके पहले तबाह किए थे उरी के बाद में, अब इन्होंने जैसी ये पुलवामा वाला घटना हुई, इन्होंने करीब करीब अपने वो सारे लॉन्च पैड खाली कर दिए थे जी, और ये नहीं बताता कि हम कुछ और करेंगे। ट्रेनिंग कैंपों को भी जो आइडेंटिफाइड रहे उनको भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर रखा था। काफी हद तक वहां केवल ट्रेनर और थोड़े बहुत इनको रखा हुआ था। बाकी को इनके पास फौज के बेसिस हैं साहब, उसमें इन्हें कहाँ टाइम लगता है ड्रेस पहना के उनको फौज में बैठाने में। इंडी टेररिस्ट को ड्रेस पहना के तो भेज देंगे। और वहां इनको जो हाफिज सईद है एज वेल एज यूज्ड टू, ये जो दूसरे हमारे जैसे मोहम्मद वाले हैं, उनका तो बिल्कुल क्लियरली आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, आप लोग बता रहे हो कि उनको जो है मतलब आर्मी के हवाले कर दिया गया उस मस्जिद में जहां उनका हेडक्वार्टर था। एज वेल एज मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं मुश्किल नहीं है, हमारी आर्मी के लिए मुश्किल नहीं है, विल पावर भी हमारे साथ है, लेकिन बौखलाए हुए होशियारी से करना चाहिए जी कि हमने उनके सिविलियन या किसी आर्मी बेस पर हमला किया है तो रिटेलिएट करेगा। नुकसान तो दोनों तरफ का होना है। हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, हमारा देश बहुत पावरफुल है, हम बिल्कुल वास्तव में उसको नक्शे से मिटा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस समय इंटरनेशनल दबाव हम लोगों पर आएगा। जी, और हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है। हमने कभी भी वॉर को इनिशिएट नहीं किया है, हमने हमेशा जवाब दिया है। इसीलिए हम हमेशा इंटरनेशनल बिरादरी में किस तरह से जाने पहचाने जाते हैं उसे हम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनपी सिंह साहब, अब सवाल ये, हमने एयर स्ट्राइक की, अब पाकिस्तान का दावा कि वो उसके जो है F-16 जो है तैयारे हमारी सरहद में यहां पर घुसे हैं, हमने उसका एक F-16 जो मार गिराया, उसने MiG-21 हमारा जो है उसको उसने मार गिराया है। अब सवाल ये होता है कि व्हाट नेक्स्ट, सबके जहन में सवाल ये आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो वहां से बात की जा रही है कि हम जंग नहीं चाहते और हम रिटेलिएट नहीं करना चाहते, लेकिन अब यहां पर तो ये बनता है ना कि अगर हमारा एक पायलट उनके पास है, जिस तरह की खबरें हैं, तो एक जवाब भी कार्रवाई तो बनती है। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन? हमारी गवर्नमेंट से और हमारी मिलिट्री से इस बार जो हम जिस स्टेज में पहुंचे हैं, सब कुछ झेलने के बाद, इतनी शहादत के बाद, अब इतनी आसानी से हम भी बैकआउट नहीं करने वाले हैं जी। एंड टुडेज टाइम इज नॉट इवन जो यूएस में जो बम्बार्डमेंट हुआ था 9/11 और उसके बाद इतना टाइम लगा, तब में और आज में भी बहुत ड्रामेटिक चेंज है। इंफॉर्मेशन एज और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट हैज एनहेंस्ड अ लॉट जी। और आज की डेट में अगर हम ये सोचे कि टाइम ज्यादा लगेगा, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा उससे और आगे जाना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और उनकी एक्सेस है, अगर पाकिस्तान आज बहुत क्लियर है, भारत की तरफ से बहुत क्लियर है कि अगर वो आतंकवाद पे लगाम नहीं लगाएगा जी तो और एक्शन होगा। अगर वो रिटेलिएट करके, उन्हें पता है वार झेल नहीं सकते, छोटा मोटा वही जो बताया कि इंटरनल प्रेशर से करना पड़ेगा, तो अगर वो रिटेलिएट करेगा तो रिटेलिएशन और बड़ा होगा। और आज जो लड़ाई होती है, अगर यूएस वर्ल्ड में सुप्रीम पावर है तो इसलिए है क्योंकि वो कभी भी ग्राउंड पे लड़ाई नहीं करते हैं। ग्राउंड की लड़ाई तब आती है जब आपने ऑलरेडी उन्हें अटैक करके डिस्ट्रॉय कर लिया होता है, कहीं जाके कब्जा लेना होता है। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू फाइट लाइक कारगिल एट ऑल जी। और वो कोई नहीं जीतेगा। वर्ल्ड में एक जमाना था जो जब ब्रिटिश पूरी दुनिया पे रूल करते थे, एक जमाना था जो जिनकी शिप पावर सबसे स्ट्रांग होती थी, जिनके जहाजी पावर, जहाज से ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, वो कर लेते थे। उसके बाद जो जमाना आया, जो टेक्नोलॉजी आई, वो एविएशन की आई। आज की डेट में बहुत क्लियर है, जिसकी सुप्रीमेसी एयर में होगी वो वार जीतेगा, वेरी क्लियर। और टुडे वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट विद आवर वार मशीन्स, विद आवर मैन ट्रेनिंग, ट्रेन्ड मैन पावर, बैकअप। और आज पहली बार, इस बार बहुत लंबे टाइम के बाद, जो एक दिल में तमन्ना होती है, अगर हमें कोई रोल दिया गया फिर रोक दिया जाए, फिर एक हमें फाइट करने के लिए सी नॉर्मली पीस इज प्रिपरेशन फॉर वार। एंड वार की नौबत क्यों आती है, कोई नहीं करना चाहता, हमारे देश की कभी नीति नहीं रही है। वार इज टू ब्रिंग पीस। जब इनएविटेबल हो जाता है, जो उदाहरण दिया था महाभारत का, जब इस तरह की स्थिति बन जाती है, हमें कोई छोड़ ही नहीं रहा, तो हमें भी उसमें जाना होता है। और अब इतनी आसानी से भारत भी रुकने वाला नहीं है अगर पाकिस्तान बहुत कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लेता है, सिर्फ कहने के लिए करता है और कुछ नहीं करेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत का पूरा साथ दे रही है। वी हैव वर्कड
इतने लंबे टाइम में जो 4-5 सालों में जो काम हुआ है और जो आज भी हो रहा है उस दिन के बाद से भी, एवरीबडी इज अवेयर और सबको ये बिल्कुल क्लियर पता है कि पाकिस्तान में ही ये सारी एक्टिविटी होती हैं। जी, जाहिर सी बात है। अवधेश जी, पहले जो 9 एयरपोर्ट्स थे उनको बंद किया गया और फिर उनको बहाल किया गया। जब बंद किया गया था तो कुछ और सोचा जा रहा था, लेकिन बहाल किया गया तो थोड़ा सा लगा कि शायद अभी वो कंडीशन नहीं है। लेकिन जो हुआ है उसके बाद एक, जिस तरह से मैंने अभी पूछा सिंह साहब से, एक जवाबी कार्रवाई बनती है, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से सुबह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, कुछ तो होने जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जाहिर है कि जो मीटिंग हो रही है वो मोशन ऑफ इनर्सिया में जाने के लिए तो नहीं हो रही है कि हम जो है जड़ता के जड़ में चले जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में एक मीटिंग होती है और हमारा एक पायलट, अब तो आ गई खबर तो जाहिर है उस पर विचार करना ही पड़ेगा। इन्होंने तो कहा मिग को जो है, जानते हैं अच्छी तरह मिग की क्या हालत रहती है, हमारा मिग कैसे दुर्घटनाग्रस्त होता रहता है और कैसे जाता है। वो तो साहस की बात है पायलटों का कि उससे उड़ा के और F-16 से टकराने चले गए। अगर हमारा मिग 21 उसके F-16 को खदेड़ दे सकता है तो बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए दूसरी बार का। इस समय देखिए ऐसा है कि भारत के पास, देखिए एक बार आपने कदम उठा लिया है, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे बड़ा सेंटीमेंट, एक बार कदम उठा लिया है तो आप उसको बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जाने के लिए कदम उठाएंगे तो फिर आप वर्ल्ड कम्युनिटी में आपकी इमेज स्वयं की कमजोर होगी। लॉजिकल कंक्लूजन का यह मतलब नहीं है कि हम सीधे अभी पाकिस्तान पर अटैक कर दें, लेकिन जो हमारा स्टैंड है वो कायम रहेगा कि अगर आपने टेररिज्म पर, हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ तो हम फिर ऐसा करेंगे और आपको जहां जहां चिन्हित है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो जो मीटिंग है उसमें सब बातों पर बात हो गई कि अगर पाकिस्तान ने इस ढंग से रिटेलिएट किया, उसके घुस किया है, अब हमको क्या करना है आगे। अगर वो घुस रहे हैं तो हम क्या करें। जो आप करें, देखिए वो तो बहुत जरूरी था। आप कहीं से अटैक करके आते हैं तो पाकिस्तान जैसे तो सीमा के आसपास लगे हुए एयरपोर्ट को, बाकी को सबको अलर्ट पर रखना, उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, वो सब जरूरी था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई होगी, इनको लगा होगा कि नहीं, इतने बड़े दिशा में अभी पाकिस्तान करने की स्थिति में नहीं है, इन्होंने खोला होगा, फिर भी हो सकता है। और जैसा बता रहे थे ये कि जो कॉकपिट जो है, वो जिसको बोलते हैं कॉकपिट रेडीनेस, जब उसमें कॉकपिट का मतलब है कि 1 मिनट के अंदर जो है हमारा एयरफोर्स लड़ने के लिए तैयार हो बैठे हुए हैं, तो उसमें बैठे हुए हैं। और क्रू रेडीनेस, तो ये उस 2-3 लेवल की रेडीनेस हमारे यहाँ हो गई हुई है। इस समय जो विचार हो रहा होगा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमको सपोर्ट मिला है, पाकिस्तान का जो एक्शन हुआ है, अब हमको कैसा रिएक्शन का उसमें देना है। क्या हमने पहले किया उससे बड़ा करना है, क्या हमको बाकी मुरीद के बहावलपुर तक जाना है, या हमको केवल इसके खिलाफ आगे पाकिस्तान ना कुछ कार्रवाई करे इसके लिए केवल अपने सिक्योरिटी के स्टेप उठाने हैं, और आगे जब वो कार्रवाई करते हैं तो उनसे बड़े कार्रवाई के लिए हमको तैयार रहना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी, एक मीटिंग होती है। और पाकिस्तान की आज की मीटिंग तो कल ही घोषणा हो गई थी। कल वहां के पार्लियामेंट को मैं सुन रहा था और पार्लियामेंट में इमरान खान की बहुत जो है क्रिटिसाइज हो रहा था कि पार्लियामेंट पर आके प्राइम मिनिस्टर बोले यहां डिबेट हो, पार्लियामेंट से सैंक्शन लेके जाए इंडिया के खिलाफ, और पार्लियामेंट से सैंक्शन हो कि ओआईसी में हमको नहीं जाना है, पार्लियामेंट से सैंक्शन हो कि अमेरिका से क्या करना है। जो हिना रब्बानी थी वो सब कल पॉइंट्स रख रही थी वहां। तो पाकिस्तान का एक्शन भी दिखेगा आज पार्लियामेंट में क्या होता है। तो जाहिर है कि वो एक विचार विमर्श तो अभी चलेगा लंबे समय तक। एक ऑब्जेक्टिव मुझे जो है वो थोड़ा मुझे लगता है कि एक बार शायद पूरी तरह तय हो जाए अभी भविष्य के लिए कि फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, उसका एक टाइम बाउंड तय हो जाए तो मुझे लगता है मिलिट्री को और सुविधा होगी। जी, जाहिर सी बात है। लेकिन उत्पल साहब, जिस तरह की छूट दी गई है मिलिट्री को कोई भी एक्शन लेने की, कुछ भी करने की, क्या आपको लगता है कि जब कोई चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होती हैं और सिर्फ जब आर्मी को छूट दी जाती है कुछ भी करने के लिए, तो फिर चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से सामने आती हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब एक ओवरऑल नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग काम करते थे। टैक्टिकल डिसीजंस आर ऑल टेकन बाय अस, ऑपरेशनल डिसीजंस आर ऑल टेकन बाय अस। ये स्ट्रेटेजी, टैक्टिकल, ऑपरेशन, वो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस में भी हमारा जो चीफ लेवल का ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा उसमें टेक पार्ट करते हैं जी। तो हमारा ऐसा ग्रेजुएटेड रिस्पांस बोलते हैं, जो साहब ने बहुत अच्छा तरीके से बताया, एमपी सिंह साहब ने भी बताया सॉरी। तो ग्रेजुएटेड रिस्पांस हमारा
तैयार है, इसका मतलब नहीं है जो उसका तैयार नहीं है उसका भी तैयार होगा। तो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है एस्केलेशन टू द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर, ये नहीं है। ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स का मतलब जो हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कैसे साधन किया जाए और उसका जो इमीडिएट थ्रेट है वो थ्रेट को कैसे खत्म किया जाए। जैसे पहले थ्रेट हम लोग इतना बोल के रहे हो, इतना वी वांट टू फिनिश द टेररिज्म, इसके लिए हम लोग बहुत भुगत हुए हैं। और आप पाकिस्तान भी बोल रहे हैं, हम भी पाकिस्तान में लाल चौक से शुरू, लाल मस्जिद से शुरू करके कराची तो ये जो है, जो पाकिस्तान खुद बता रहा है, ये तीनों आदमी को हम क्यों नहीं अरेस्ट कर लेता हूँ, ये तीनों आदमी को के लिए हम लोग क्यों इतना ज्यादा भुगत रहे हैं। लेकिन उधर एक तो सरकार है, आदमी ISI है, और एक लॉबी उधर बहुत ज्यादा काम करते हैं। आदमी सोचे थे जे इमरान खान आने के बाद एटलीस्ट दैट लॉबी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन, दैट इज द क्लर्जी एंड द फंडामेंटलिस्ट लॉबी। ये क्लर्जी एंड फंडामेंटलिस्ट लॉबी वो बढ़ा देते हैं टेररिज्म के लिए, जिहादी के लिए। ये वर्ड जिहादी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय आवर ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यस्टरडे आल्सो। ये जिहादी को बढ़वा देते हैं, पूरा पाकिस्तान जिहादी को बढ़वा नहीं देते हैं। The clergy and the fundamentalists, which is the new dimensions in their governance, वो जिहादी को भी बढ़वा देते हैं। तो ये सब कुछ को तो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज उसको भुगतना पड़ेगा। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बाघा बॉर्डर की तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं और एक तरह का सेलिब्रेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। पहले की तस्वीरें देखी बाघा बॉर्डर पर, में देखा कि लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसके बाद से ही जाहिर सी बात है ये जो दहशतगर्दी कैंप्स थे हमने उनको तबाह वहां पर कर दिया। उसके साथ साथ दहशतगर्द वहां पर जितने मौजूद थे उनको भी तबाह कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी हमारी सरहद में घुसने की कोशिश की गई। उनके 3 F-16 हमारे सरहद में घुसे, जिसमें अब से कुछ देर पहले वजारत खारजा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ये बताया गया कि एक MiG-21 हमने खोया है, और उसके साथ साथ जो हमारे एक पायलट हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे में है। ऐसे में ये कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है कि ये बात कितनी सही है जो दावे किए जा रहे हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ राजवीर शर्मा जी भी पैनल में जुड़ गए हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। राजवीर जी, क्योंकि हम तमाम लोगों से काफी देर से बात कर रहे हैं इस मौजू पर, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, अब सवाल लोगों के जहन में यह आ रहा है कि अब हमारी तरफ से क्या किया जाना है। क्या हमारा अब नेक्स्ट टारगेट जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है बावलपुर में, क्या वो नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं, हम किसी सिविलियन को नहीं मार रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं, और हमें ये पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ तक उनकी समझदारी, जहाँ तक उनके मैच्योरिटी और जहाँ तक उनके इंटरनेशनल कंसर्न से जुड़े होने का सवाल है, दोनों में कहीं कोई मेल नहीं है। हिंदुस्तान ने अभी तक भी जो कार्रवाई की है उससे ये साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने की इच्छा से वहाँ नहीं गया, बल्कि जब हिंदुस्तान को ये लगा कि अभी भी जो जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मिलकर के कुछ ऐसा रचने वाले हैं, ऐसी साजिश करने वाले हैं कि हमारे और हिंदुस्तान के अनेक जगहों में वो अटैक करने वाले हैं, तब सेल्फ डिफेंस के नाते हमारे जो एयरफोर्स है वो वहाँ पर गई। ये सब सारा विश्व जानता है जी। और दूसरे हमने ये बहुत क्लियर किया कि हमारा ये जो एक्शन है ये नॉन मिलिट्री एक्शन है। इससे अगर हमारा कोई और इरादा होता तो हम वहाँ के मिलिट्री ठिकानों पर
वार करते या वहाँ की इकोनॉमिक जो इंस्टॉलेशंस हैं या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर हम हमला करते। ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं और इसलिए हमने बिना किसी जान माल के नुकसान के किए हुए हमने ये टारगेट और जगह भी कर सकते थे, बहावलपुर कर सकते थे हम टारगेट, लेकिन बहावलपुर हमने नहीं किया क्योंकि वहां पर सिविलियंस की कैजुअलिटीज होने का खतरा था जी। और इसलिए हमने बालाकोट को चुना और वहां पर यह भी था कि बालाकोट में शायद इनका ज्यादा कंसंट्रेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन भारत को रही होगी और इसलिए उन्होंने वहां पर अटैक किया। अब जहां तक आपका जो दूसरा सवाल था कि अब भारत को क्या करना चाहिए, भारत कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहा है जी। भारत, लेकिन ये भी सच है कि भारत के ऊपर अगर किसी ने युद्ध किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। और अब भी पाकिस्तान अगर ऐसी कोई हरकत करता है कि वो इसको युद्ध में बदलने की कोशिश करे, जैसे आज सुबह उसने की है, तो ऐसी हरकत का जवाब भी हिंदुस्तान देने की तैयारी कर चुका है। दे ही दिया जब वहां से उनके बिना कुछ नुकसान पहुंचाए उनके प्लेन्स को जिस तरह से हमने खदेड़ दिया है एक तरह से, तो एक तरह से हम कहें कि हमने वही के वही जवाब दे दिया है और ये बता दिया है कि वहां घुसकर भी मारेंगे और घुसोगे तब भी मारेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारतवर्ष के साथ पाकिस्तान का जो ये जो युद्ध करने का तरीका और जो पाकिस्तान बार बार अपनाता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट तो है ही, लेकिन इतना नासमझ देश होगा ऐसा तो मैं पहली बार ही देख रहा हूं कि वो बार बार शिकस्त खाने के बावजूद भी 1948 से लेकर के और आज तक जितने युद्ध पाकिस्तान ने हमारे साथ किए हैं उसमें हर एक में शिकस्त खाई है और शिकस्त खाने के बाद भी कोई लेसन सीखने को तैयार नहीं है और वहां की जनता से खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तान। राजीव शर्मा जी, हमने देखा था कि जब हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी और फिर उनके बाद वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने आगे और कुछ किया तो वी विल रिटेलिएट। तो इस तरह का एक मैसेज दिया गया था जिससे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में इतनी अकल आ गई है, वो ये देख रहा है कि हिंदुस्तान ने क्या किया है और उसके बाद शायद वो रिटेलिएट ना करे। लेकिन आज जो उसने किया है, उसने बता दिया है कि अगर कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके कुछ समझ में आ गया है तो उसने भी नादानी ही की। नहीं, ये बिल्कुल आपने ये भी बिल्कुल सही कहा है कि कल हम ये सोच रहे थे कि शायद, मैं तो वैसे कल भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत कर सकता है और उसके लिए भारत तैयार भी है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से कदम कल भी उठाए थे उसको ये जानकारी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हॉकिश एलिमेंट है सरकार में भी और पार्लियामेंट में भी और सेना में तो खैर है ही, उस एलिमेंट के से हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब आप देखिए उसने जो बात कही है कि अपने जो जैश ए मोहम्मद और तालिबान और जितने भी आतंकी संगठन हैं उनको ये कहा है कि आप हमारे युद्ध का हिस्सा बनिए और हिंदुस्तान में तबाही लाइए, तो मुझे लगता है कि बजाय लेसन सीखने के अब वो सुसाइडल वे पर है, आत्महत्या करना चाहता है पाकिस्तान। जैसे मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं मुजाहिद हैं वो, मतलब शर्म आनी चाहिए उन्हें कि वो किस तरह से आतंकियों को जो है दहशतगर्दों को मुजाहिद बार बार बताते हैं। तो जहां पर इस तरह की सोच हो उस कंट्री से हम क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, उस कंट्री से देखिए एक्सपेक्ट करने का यह है कि इवन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी उस कंट्री से शायद इतनी परेशान है कि जितना भारत है, क्योंकि वो ये जानते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बार बार पाकिस्तान को ये कह रही है कि आप अपने यहाँ दहशतगर्दी के जो कैंप हैं उनको खत्म करिए एंड यू शुड स्टॉप सप्लाइंग टेररिस्ट टू अदर कंट्रीज। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि इवन चाइना, जिसको वो बहुत अपना बड़ा दोस्त मानते थे और है भी, अभी भी है, लेकिन चाइना को भी ये लगा कि बहुत दिनों तक शायद टेररिज्म के मसले पर पाकिस्तान और आपने देखिए इकोनॉमिकली अब उतना मजबूत भी नहीं है जिस तरह से अमेरिका की तरफ से जिस तरह के सैंक्शंस उस पर लगाए गए हैं। तो आप जानती हैं कि इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान अब नहीं, मैं चाइना की बात कर रही हूँ, चाइना की बात कर रही हूँ, चाइना की ही कॉलोनी बन गया है पाकिस्तान जो है वो। अगर जो आप सीपैक को देखें या दूसरे वहाँ का जो लोन चाइना इस समय पाकिस्तान को दे रहा है, तो एक तरीके से पाकिस्तान ने चाइना के यहाँ अपने आप को गिरवी रख दिया है और उस गिरवी जो रखा है उससे वो पाकिस्तान कभी बाहर नहीं आ पाएगा, उसकी कॉलोनी बन करके रह जाएगा जी। और पहले वही अमेरिका ने किया था पहले, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान की फौज, मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं ये सोचती है कि वहां पाकिस्तान की जो जनता है जो भूखे मर रही है
जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उसको हम कैसे इस मुसीबत से बाहर लाएं, बजाय इसके सोचने के वो बार बार ऐसी हरकतें करता है कि जिससे उसकी जो इकोनॉमी है और उसकी जो स्थिति है वो और खराब होगी जी। और मुझे लगता है कि अगर उसने ज्यादा परसिस्ट किया तो इस बारी वास्तव में लड़ाई आर पार की हो सकती है, और अगर आर पार की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अब कोई ताशकंद या अब कोई शिमला समझौता नहीं होगा। जी, जाहिर सी बात है, अब किसी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। और सबके बावजूद भी हमने बातचीत का सिलसिला जारी रखा। 26/11 हुआ, उसके बाद भी हमने बातचीत का सिलसिला जारी रखा। हमने हमेशा दरियादिली दिखाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां पाकिस्तान तक गए, नवाज शरीफ से उन्होंने किस तरह से उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा पाकिस्तान ने हमारे साथ सिर्फ धोखा ही किया है। और अब कहते हैं ना कि सब्र की आखिर हो जाती है, वो सब्र की आखिर जो है वो अब हो चुकी है और अब शायद आगे कोई समझौते की बात नहीं हो सकती। नहीं, इसलिए भी कि आखिरकार कब तक हम अपने सैनिकों का बलिदान देकर के भी उनकी जमीन को वापस करते रहेंगे, इसकी भी एक इंतहा होती है ना, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और हिंदुस्तान की वो सीमा शायद अब खत्म हो गई है। अब वो अब इतना ज्यादा बलिदान देकर के जमीन को वापस करने की पोजीशन में होगा नहीं जी, जाहिर सी बात है। लेकिन दूसरी बात भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक डायलॉग की बात है, मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म उधार लेकर भी, आलोचना उधार लेकर भी जो हमारे वजीर आजम हैं वो इनफॉर्मली भी चले गए पाकिस्तान के यहाँ उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, शादी को मनाने के लिए। और उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि एक थोड़ा सा जो रिश्ते जो है थोड़े से हमवार हों, हाँ, हम बेहतर तरीके से डायलॉग कर सकें, क्योंकि देखिए हम पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं और अगर हमारे पड़ोस में इतनी दहशतगर्दी हो रही है उसका सीधा असर जो है वो हमारे ऊपर है। तो एक तरह से अगर हमारा पड़ोस जो है वो हर तरीके से अगर ठीक रहता है, वहां अमन चैन सुकून रहता है, तो सबसे ज्यादा खुश तो हम ही होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां से दहशतगर्दी जो है वो हमारे यहाँ जो आती है वो आनी बंद हो जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा है। और एसके वर्मा साहब, आप ये देखें कि पहले अमेरिका की कठपुतली बना, अब चाइना की कठपुतली बन रहा है। और कठपुतली किस लिए बनता है? वो जाहिर सी बात है कि उसे वहां से पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान अब ऐसा मुल्क अब बन गया है जिससे बहुत ज्यादा अब कुछ उम्मीद करना या बहुत ज्यादा ये करना कि उसके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान जब आए थे नया पाकिस्तान का नारा लेकर, लग रहा था कि हो सकता है कि नया पाकिस्तान बने, क्योंकि यंगस्टर्स कहते हैं कि उन्होंने उनको बहुत वोट किया था, लेकिन वो सब भी अब बिल्कुल मायूसकुन हो चुका है। बिल्कुल नए पाकिस्तान की परिकल्पना तो नहीं की जा सकती जी। जो पाकिस्तान जो पुराना है उसे ठीक कर लें, उसी को अगर ये लोग ठीक कर लें तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। भारत ने अपने सारे सब्रों को दरकिनार करते हुए जब सब्र टूट गया तब जाके ये एक्ट किया गया है। और हम अपनी सेनाओं को, वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी है पुलवामा के टाइम में और बाद में भी, उन सभी को नमन भी करते हैं। साथ ही ये भी सीधा सिग्नल है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उन्होंने टेररिस्ट कैंपों पर या टेररिस्ट को जो पनपने के लिए वो पानी डाल रहे हैं उस पर रोक नहीं लगाई तो भारत इसी तरह का एक्ट आगे भी करेगा। और इस आतंकवाद जो जिससे कि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और कोई पड़ोसी देश अफगानिस्तान के पास शायद सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है पाकिस्तान के आतंकवाद का तो वो हिंदुस्तान है। तो हम इसका अब सहन नहीं करेंगे और आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से निपटाने का हम प्रयास करेंगे, लगातार करते रहेंगे। और सीधे युद्ध ना हम थोपना चाहते हैं और अगर कोई हम पे रिटेलिएट करेगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। ये हमने क्लियर मैसेज हमेशा से दिया है और एक बार फिर से हम उसे देना चाहते हैं।